हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है उनके एक मीटिंग जो है आयोजित की गई नई दिल्ली में। तो क्या है ये कॉन्टेक्स्ट, पूरा उसको डिस्कस करेंगे। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, और यहाँ पे मेन जो हाईलाइट्स है उसको डिस्कस करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होती क्या है, सेंट्रल एशिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया ने, तो वहाँ पे पहली बार जो है जो उनके काउंटर पार्ट यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन पांचों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ यहाँ पे पहली बार मीटिंग की। तो इससे पहले जनवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने भी सेंट्रल एशिया और भारत के बीच में एक समिट किया गया था वर्चुअल फॉर्मेट में। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, इन्होंने ही जो है ये जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो एनएसएस के जो मीटिंग्स है उनको चेयर किया। और उनके साथ जो है सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दिल्ली भी मौजूद थी। तो अगर देखेंगे मैप में तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो मैप इंपॉर्टेंस भी बहुत है। तो आप देख सकते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एलएलसी है। यहाँ पे कभी कभी आपको मैप बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों ही देश अपना बॉर्डर शेयर करती है यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे कास्पियन सी। तो कजाकिस्तान और जो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे कास्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज। और तजाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही पास है भारत के, काफी पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया होती क्या है यहाँ पे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए ये प्राइमरी एडवाइजर है। तो ये जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करते हैं, और करेंट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल है। तो अगर बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये एक 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली भारत के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी और सिक्योरिटी इश्यूज इन स्ट्रेटेजिक कंसर्न के हिसाब से देखती है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, और ये जो है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं। पूरी जो नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट को ध्यान से देखती है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर काम करती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से ऑफिस के अंदर काम करती है। और यहाँ पे जो है ये जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इंटेलिजेंस सर्विस को साथ लेके यहाँ पे आगे बढ़ती है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो अलग अलग देशों की यहाँ पे मीटिंग हुई, तो मेन देखिए कि यहाँ पे भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में 30वां जो एनिवर्सरी है उसी के साथ हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक हिस्टोरिकल टाइज के लिए। और यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर भी कई बातें हुई। यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो अफगानिस्तान में जो पिछले साल जो टेररिज्म की वजह से जो तालिबान ने कंट्री को टेक ओवर कर लिया था, उसको जो है कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए भी बात हुई यहाँ पे। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, तो इंडिया ने प्रपोजल दिया था कि चाबहार पोर्ट को जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के फ्रेमवर्क के अंदर लेनी चाहिए, और उसको अलग अलग देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने सपोर्ट भी किया है, ताकि ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो ईरान को रशिया और सेंट्रल एशिया से जोड़ सके। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि एक चीज बात हुई कि ऐसे जो मीटिंग्स है साल में एटलीस्ट 2 बार बायएनुअली होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देख सकते हैं आप मैप में। तो ये हो गया भारत यहाँ से। तो पुरानी जो रूट थी कैसे होती थी कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से होके पूरा यूरोप एक आप घूम के मेडिटेरेनियन सी से होके सुएज कैनाल से होके यहाँ से जो है भारत में कम्युनिकेट करती थी। लेकिन अभी देखिए चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस आ गई यहाँ पे। तो इंडिया से चाबहार पोर्ट जाके यहाँ पे ईरान से होके कास्पियन सी से होके जो सेंट्रल एशिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है मॉस्को फिर सेंट पीटर्सबर्ग भी जाया जा सकता है। तो काफी यहाँ पे शॉर्टर रूट आप देख सकते हैं। तो चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अगर बात करेंगे इंडिया की जो रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ कैसी है, यहाँ पे हिस्टोरिकल टाइज भी है कि जब भी सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस आती है यहाँ पे इंडिया की जो ग्रेट सिल्क रोड जो क्रॉसिंग, और यहाँ पे अगर बात करेंगे अलग अलग टाइम में मेडिवल टाइम से ही अलग अलग जो लिटरेचर के जो अमीर खुसरो या ऐसे लोग भी आए हुए हैं, तो काफ़ी कुछ जो है पुरानी टाइम से चलती हुई आई थी। डिप्लोमेटिक टाइज के हिसाब से देखा जाए कि सेंट्रल एशिया को जो है इंडिया कंसीडर करती है हार्ट ऑफ एशिया के हिसाब से, और ये जो है सभी कंट्री जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी है। इंडिया और सेंट्रल एशिया की यहाँ पे जो है लाइक माइनस, यानी कि एक तरह से सोचती है कि काउंटर कैसे किया जाए टेररिज्म को। हर जगह बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है टेररिज्म के इफेक्ट को देखने को मिलता है, और इसको जो है थ्रेट ऑफ रेडिकलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ही, यहाँ पे अगर बात करें एक देश के अंदर ही जो प्रोसेस होती है कि टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, उसको वायलेंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए भी बात हुई। चाबहार पोर्ट जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए यहाँ पे। तो भारत ने देखिए यहाँ पे रजिस्टर की है कि चाबहार पोर्ट को रीनोवेशन करनी चाहिए, और इसको जो है अशाबाद एग्रीमेंट के साथ में एक मेंबर के हिसाब से लेनी चाहिए। तो अशाबाद एग्रीमेंट जो है बहुत सालों पहले, लगभग एक दशक पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज ईरान के साथ लेके, और भारत ने जो है अशाबाद एग्रीमेंट ज्वाइन किया था 2018 में। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे हम जो भी ऐसे इंडिया और सेंट्रल एशिया की टाइज में चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कि फिजिकल कनेक्टिविटी इंडिया से काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे साथ में आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी और अफगान इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स भी बनाया गया, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि कितनी हद तक यहाँ पे जो है ये फ्रूटफुल हो सकती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है खुद जो है बहुत ही फ्रेजाइल होती है यहाँ पे, टेररिज्म के थ्रेट हो गए यहाँ पे, या फिर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जिसके वजह से यहाँ पे काफी वॉलेटाइल या फिर अनस्टेबल मार्केट होती है। चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके वजह से इंडिया की इन्फ्लुएंस उस रास्ते बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और एक होती है कि पोरस बॉर्डर, तो यहाँ पे करप्शन बहुत देखने को मिलता है रिगार्डिंग द ओपियम प्रोडक्शन गोल्डन क्रेसेंट, और स्पेशली जो गोल्डन क्रेसेंट इसी जगह से होके जाती है। तो गोल्डन ट्रायंगल एक अलग जगह है, अब देख सकते हैं गोल्डन क्रेसेंट जो ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बहुत ज्यादा यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होती है ओपियम से रिलेटेड, जो इलीगल काम होते रहते हैं, तो ये जो इफेक्ट इंडिया को भी करती है। गोल्डन ट्रायंगल अगर आप देख सकते हैं म्यांमार, लाओस यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज में शामिल है, तो ये दोनों ही जो है भारत को जो है तबाह कर सकती है यहाँ पे यूथ को। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी देखिए कि कंसिडर करनी चाहिए। ऐसे अगर कुछ कल भारत ने अगर कुछ यहाँ पे काम करना भी चाहा, तो ये जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है गोल्डन क्रेसेंट का। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो सेंट्रल एशिया के आए हुए हैं भारत में, और उनके बीच में इंडिया और सेंट्रल एशिया ने पहली बार मीटिंग की। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।